क्यों आज अपन शुरू कर रहे हैं मेंढक के अंदर भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ फ्रॉग। एम्ब्रियोजेनेसिस साथियों अपने को सबसे पहले लेक्चर में अपन ने देखा था एम्ब्रियोलॉजी में कि किसी भी प्राणी का डेवलपमेंट दो प्रकार से होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी लैंगिक जनन से और प्लास्टोजेनेसिस यानी कोर्कोद्भव यानी अलैंगिक जनन से। तो यहाँ पर लैंगिक जनन से फ्रॉग का निर्माण होता है यानी भ्रूणोद्भव होता है। तो इसमें पूरी फ्रॉग की एम्ब्रियोलॉजी देखेंगे, जिसमें अपन ने जो टॉपिक देखे थे वो वापस रिपीट हो जाएंगे सारा कि किस प्रकार गेमेटोजेनेसिस होता है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ब्लास्टुला, मोरुला, गेस्टुला और ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस होगा इन स्पेशल रेफरेंस टू फ्रॉग। तो आज इस पहले लेक्चर में अपन ये चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले ब्रीडिंग इन फ्रॉग। तो फ्रॉग के अंदर ब्रीडिंग जो होती है मानसून पीरियड में होती है, जुलाई से लेकर सितंबर तक, ये आपको बताना है। शैलो वाटर में होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जो मेल जो होता है साथियों फ्रॉग, वो एक स्पेशल आवाज़ करता है जो फीमेल को अट्रैक्ट करता है, उसको क्रॉकिंग कहते हैं। टर्टर की जो आवाज़ आती है बरसात के दिनों में, वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए मेल द्वारा की जाती है, उसे क्रॉकिंग बोलते हैं। ये शब्द आपको याद होना चाहिए, CROACKING, क्रॉकिंग। मेल जो होता है वो फीमेल को अपनी जो फुली हुई जो एब्डोमेन होता है उससे उसको पहचानता है और उसको फीमेल को पकड़ता है, तो कोपुलेशन होता है। तो क्रॉकिंग एक स्पेशल आवाज़ होती है, ये आपको समझ में आ गया। ब्रीडिंग सीजन में मेल के द्वारा की जाती है। दूसरा एक और टेक्निकल टर्म आएगा, एम्प्लेक्स। एम्प्लेक्स का मतलब होता है मैथुन क्रिया, क्योंकि इनके अंदर लैंगिक अंग नहीं होते हैं, मेल के अंदर कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन मेल और फीमेल आपस में दोनों जुड़ते हैं, चिपकते हैं। तो इसे इस क्रिया को एम्प्लेक्स कहते हैं, कूट मैथुन कहते हैं, इसको कूट मैथुन कहेंगे क्योंकि यहाँ पर मैथुन अंग नहीं होते हैं। तो मेल फीमेल को पकड़ता है, दोनों की पेयरिंग होती है और दोनों अपने गैमेट डिस्चार्ज वाटर में करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, मेल भी अपने स्पर्म बाहर डिस्चार्ज करेगा, फीमेल भी बाहर डिस्चार्ज करेंगी, लेकिन वो एम्प्लेक्स के बाद करती है ताकि एक साथ दोनों डिस्चार्ज की जा सके। फिर टर्म्स आता है स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब होता है फीमेल के द्वारा अंडे दिए जाते हैं, एम्प्लेक्स के जस्ट बाद में फीमेल के द्वारा अंडे पानी में दिए जाते हैं, उसे स्पॉनिंग कहते हैं। इनके जो गैमेट्स होते हैं यानी गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स, जो मेल जो होता है उसमें स्पर्म्स होते हैं। स्पर्म्स जो होते हैं वो एक टिपिकल स्पर्म की तरह माइक्रोस्कोपिक होते हैं और 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडल पीस और टेल होती है। हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है अपन ने पहले भी देखा था, एक्रोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड जिसमें डीएनए होता है, कंडेंस होता है। मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं और टेल जो एक्सियल फिलामेंट होती है जो मूवमेंट में सहायक होती है। ये पूरी स्ट्रक्चर डायग्राम है फ्रॉग के स्पर्म का, एक टिपिकल स्पर्म की तरह। उसके बाद अंडे जो होते हैं, अंडाणु जो होते हैं फ्रॉग के, वो अंडे की मात्रा के, पीतक की मात्रा के आधार पर मीजोलेसितल होते हैं और वितरण के आधार पर टीलोलेसितल होते हैं। इसीलिए फ्रॉग के अंडे किस प्रकार के हो गए, मीजोलेसितल, टीलोलेसितल एग होते हैं। यानी पीतक न तो बहुत कम होता है न बहुत ज़्यादा होता है, और एक तरफ पीतक होता है, एक तरफ एनिमल सक्रिय कोशिका द्रव होता है। ऊपर की तरफ जो पार्ट होता है जो कलर्ड पार्ट होता है उसको एनिमल पोल कहते हैं। पीतक का पार्ट हमेशा नीचे होता है क्योंकि पीतक भारी होता है, ये वेजिटल पोल कहलाएगा। फर्टिलाइजेशन, जो अंडाणु और शुक्राणु के अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बाहर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि इनमें कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। जो स्पर्म होता है वो अंडाणु के ऊपर कोन ऑफ रिसेप्शन के द्वारा जुड़ जाता है। उसके बाद एक्रोसोम के द्वारा इसका न्यूक्लियस और मिडल पीस अंदर जाता है, और जो मेल प्रोन्यूक्लियस होता है वो पेनेट्रेशन पास के द्वारा होता हुआ अंडे की तरफ जाता है, और फीमेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कोपुलेशन पाथ के द्वारा अंडे शुक्राणु के न्यूक्लियस की तरफ आता है। कोपुलेशन पाथ किसका है, अंडाणु का है, और पेनेट्रेशन पाथ शुक्राणु के न्यूक्लियस का है। दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये एक टिपिकल स्पर्म फर्टिलाइजेशन में अपन ने देखा था। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, शुक्राणु आएंगे, अप्रोक्सीमेशन होगा, फिर कैपेसिटेशन होगा, कॉन्टैक्ट्स ऑफ गैमेट्स होगा, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन होगी। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद एक्टिवेशन ऑफ ओवम होगा, और कोन ऑफ रिसेप्शन के द्वारा इसका मिडल पीस और
केंद्रक अंदर आ जाता है, फिर पेनिट्रेशन पाथ के द्वारा अंडाणु की तरफ जाएगा, अंडाणु का न्यूक्लियस कोपुलेशन पाथ के द्वारा शुक्राणु के न्यूक्लियस की तरफ आएंगे और दोनों फ्यूज हो जाएंगे, जिसे एम्फीमिक्सिस कहते हैं, उभय मिश्रण। जब फर्टिलाइज्ड एग होता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्रॉग का जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जाइगोट होता है, उसमें ग्रे क्रेसेंट बनता है, अर्धचंद्राकार पार्ट बनता है, जिसे ग्रे क्रेसेंट कहते हैं। ये अपन ने देखा था एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के अंदर, ग्रे क्रेसेंट कहेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट प्रारंभ होता है। सबसे पहले क्लीवेज। फ्रॉग के अंदर जो क्लीवेज होता है वो अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, यानी कंप्लीट तो डंडा पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा, लेकिन दो प्रकार के ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। इनकी प्लेन क्या रहेगा? फर्स्ट क्लीवेज जो होता है आपको याद रखना मेरिडायनल होता है, बिल्कुल सेंटर से गुजरता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ होता है। सेकंड क्लीवेज जो होता है वो वर्टिकल होता है, होगा ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन केंद्र से नहीं होगा। थर्ड क्लीवेज जो है हॉरिजॉन्टल होगा, इससे एक से पहले से दो, दो से चार और चार से 8 कोशिकाएं बनती है। थर्ड क्लीवेज हॉरिजॉन्टल होने की वजह से 4 ऊपर और 4 नीचे कोशिकाएं बनती है। उसके बाद क्लीवेज अलग अलग आता है। साथियों एक और चीज़ है कि आपके प्रैक्टिकल में भी है, इनकी स्लाइडें रखी जा सकती है अलग अलग कंडीशन की ब्लास्टुला की, तो वो आपको प्रैक्टिकल के हिसाब से भी इससे समझना है। ये फर्टिलाइज है पहला क्लीवेज के बाद 1 से 2, दूसरे से 2 से 4 हॉरिजॉन्टल, ये बिल्कुल संतरे की तरफ। फिर उसके बाद होगा 4 से 8 हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होगा, ऊपर और नीचे 4 कोशिकाएं बड़ी और 4 छोटी। उसके बाद फिर फास्ट क्लीवेज होगा, ऊपर की तरफ माइक्रोमियर छोटे कोरक खंड बनेंगे, संख्या में ज़्यादा होंगे क्योंकि ऊपर पीतक नहीं है। नीचे स्लो होगा क्लीवेज और नीचे बड़े कोरक खंड बनेंगे। तो ब्लास्टुलेशन जो होता है, ब्लास्टुलेशन यानी ब्लास्टुला का जो निर्माण होता है फ्रॉग के अंदर, किस प्रकार का ब्लास्टुला होता है, एक वर्ड में याद रखना है एम्फी ब्लास्टुला, क्योंकि फ्रॉग एम्फीबिया में आता है तो उसी नाम से एम्फी ब्लास्टुला कहलाएगा। क्योंकि 2 प्रकार के कोरक खंड होते हैं, माइक्रोमियर्स और मेगामियर्स। अंदर एक कैविटी होगी जिसे ब्लास्टोसील कहेंगे। तो ये ब्लास्टुला आपको प्रैक्टिकल में भी याद रखना है। फ्रॉग का ब्लास्टुला है, क्या विशेषता होती है? एम्पी ब्लास्टुला कहलाता है, माइक्रोमियर्स और मेगामियर्स और ब्लास्टोसील होती है। ये सारा चीज़ें थ्योरी और प्रैक्टिकल के हिसाब से। उसके बाद गेस्टुलेशन प्रारंभ होता है। गेस्टुलेशन जो होता है उसमें एक स्तरीय ब्लास्टुला से 3 स्तरीय गेस्टुला का निर्माण होता है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होती है ब्लास्टोमियर्स में। एपिबोली जिसमें एक्टोडर्मल ब्लास्टोमियर्स में मूवमेंट होती है जिसे एपिबोली कहते हैं। एम्बोली के अंदर इन्वोल्यूशन और इन्वेजिनेशन के द्वारा मीजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होता है, इन्वोल्यूशन और इन्वेजिनेशन के द्वारा, अभी डायग्राम में देखेंगे। इसके बाद आर्केंट्रोन का निर्माण होता है। गेस्टुलेशन में जो है एक नई गुहा बनती है जिसे आर्केंट्रोन कहते हैं। इसी से आगे चलकर एम्ब्रियोनिक गट बनती है। जो ब्लास्टोसील होती है वो रिड्यूस होती जाती है और एक नई गुहा बनेगी जिसे आर्केंट्रोन कहेंगे। आर्केंट्रोन के यहाँ जो ओपन होगी उसको ब्लास्टोपोर कहेंगे। ओपनिंग ऑफ आर्केंट्रोन इज नोन एज ब्लास्टोपोर, कोरक छिद्र कहते हैं। कोरक छिद्र के पास एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे डोर्सल लिप कहेंगे, और इसी के पास पीछे की तरफ एक और पार्ट होता है जिसे लेटरल लिप कहेंगे, और वेंट्रल लिप वेंट्रल साइड में होता है। तो इस प्रकार से ये डोर्सल, लेटरल और वेंट्रल लिप याद रखने हैं। डोर्सल लिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में इसका रोल होता है। स्पीमान का एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ चुके हैं डोर्सल लिप में। उसके बाद डिलेमिनेशन होता है, कोशिकाओं के 2 स्तर बनते हैं। रोटेशन होता है, मूवमेंट्स होता है, और गेस्टुला का निर्माण होता है। 3 लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं से चलकर आगे सारे ऑर्गन्स का निर्माण होता है। सारे ऑर्गन्स का निर्माण इसी से होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से। ये गेस्टुलेशन में आपको डायग्राम, ये ब्लास्टुला था, ये एक्टोडर्मल ब्लास्टोमियर्स है जिसके अंदर ये एक्टोडर्मल ब्लास्टोमियर है, ये एंडोडर्मल और मेसोडर्मल है। इन्वेजिनेशन होगा, अंदर की तरफ धसेंगे और एंडोडर्म और मेसोडर्म बनेगी। ये नई गुहा बनी जिसे आर्केंट्रोन, ये ब्लास्टोपोर कहलाएगा। यहाँ पर डोर्सल लिप होगा। गेस्टुलेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है जिसको ऑर्गेनोजेनिक कहते हैं। अंगों का निर्माण होता है, चीन जनन स्तर से सारी चीज़ें बनती है
जिसे ऑर्गेनोजेनेसिस कहेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेन याद रखनी है, एक तो न्यूरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, नोटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड, मीजोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेजोडर्म, और एंटेरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गट एंटेरोजेनेसिस। न्यूरुलेशन जो होता है गेस्टुलेशन के जस्ट बाद होता है, जिसमें न्यूरल ट्यूब का निर्माण होता है, इसीलिए इसको न्यूरुलेशन कहते हैं। ये जो एम्ब्रियो होता है वो लंबा हो जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर, और एक्टोडर्म के द्वारा न्यूरल प्लेट का निर्माण होगा। फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड इज नोन एज नोटोजेनेसिस। उसके बाद नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है। न्यूरल फोल्ड्स का निर्माण न्यूरोजेनेसिस कहलाता है, और जो न्यूरल ट्यूब होती है उसकी गुहा को न्यूरोसील कहते हैं, इसी के नाम से न्यूरोसील कहलाएगी। नोटोकॉर्ड का निर्माण बता दिया। डिलेमिनेशन के द्वारा मेसोडर्म का निर्माण होता है। मीजोजेनेसिस यानी मेसोडर्म का निर्माण होता है। जो बड़े बड़े कोरक खंड जो होते हैं वो एपिमियर्स और मेसोडर्मल सोमाइट्स कहलाते हैं, उनसे मेसोडर्म का निर्माण होता है। और इस प्रकार अपन इस चार्ट में बता रखा है कि मेसोडर्म से लेटरल प्लेट मेसोडर्म का निर्माण हो सकता है, जिससे फॉर्मेशन ऑफ सिलोम का निर्माण होता है। स्प्लैंक्टोप्यूरे सोमेटिक मेसोडर्म से मायोसील और डर्मिस का निर्माण होता है। नेफ्रोस्टोम से सेगमेंटल एक्सक्रेटरी ट्यूबुल्स का निर्माण या नेफ्रॉन्स का निर्माण होता है। एंटेरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गट। जो आर्केंट्रॉन होती है वो एम्ब्रियोनिक गट कहलाती है, उसी से आगे चलकर एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण होता है, जिसे एंटेरोजेनेसिस कहते हैं। फोरगट जो होती है आगे का पार्ट होता है, जिसमें फेरिंग्स, ईसोफेगस और स्टोमक आती है। मिड गट में इंटेस्टाइन आती है, और हाइंड गट में रेक्टम आती है, और क्लोएका आता है, एनस आती है। एनस या क्लोएका, तो यहाँ क्लोएका होगा। द रीजन बिहाइंड द प्रोक्टीडियम ग्रोज इनटू ए टेल बर्ड, एक टेल बर्ड आती है। आगे हॉर्सशू शेप ग्लैंडुलर पिट होता है, जिसे सकर कहते हैं, और इस प्रकार से ये इनिशियल स्टेज एम्ब्रियो बन जाता है टेडपोल लार्वा का। हार्ट का निर्माण हो जाता है, मेसोडर्म से होता है हार्ट का निर्माण। एक्सटर्नल गिल्स का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन जो होता है पानी के अंदर होता है, इसीलिए अभी जो स्टेज आएगी उसमें एक्सटर्नल गिल्स का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार ये लार्वा जो होता है वो अपनी लंबाई में ग्रो करेगा, और फाइनली एक हैचिंग के लिए तैयार हो जाएगा, जो न्यूली हैच्ड लार्वा कहलाएगा, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में अपन ने खाली एम्ब्रियोजेनेसिस का पार्ट में गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स के बारे में देखा, एम्प्लेक्स के बारे में देखा, क्रॉकिंग है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ब्लास्टुला किस प्रकार, गेस्टुला और पोस्ट गेस्टुलेशन डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, ये देखा है। आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस वीडियो से आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, समझना है। हिंदी मीडियम वाले भी टेक्निकल वर्ड हिंदी में याद रखने हैं, हिंदी में भी आपको नोट्स दिए जाएंगे, तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।